हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, मैं निशु आपके साथ लेके आए हैं दृष्टि यूपीएससी के पेपर जो हैं यूपीएससी के प्री के लिए 2023 में जो 28 मई को आपका प्री पेपर है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और ये हमारा तीसरा पेपर है। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकेंड पेपर कर लिए हैं, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड पेपर से। ये हमारा हिस्ट्री का पेपर रहेगा फुल लेंथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शहरी कृषि के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इसके तहत कृषि के साथ साथ पशुपालन, जलीय कृषि और मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। नगरीय उष्मादीप प्रभावों का मुकाबला करने के साथ शहरों के लिए फेफड़े की भूमिका निभाती है। इससे जैविक कृषि कचरे को डंप करने हेतु अधिक लैंडफिल की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है आपका सी। 1 और 2 तो सही है, लेकिन तीसरा क्यों नहीं सही है? क्योंकि इससे जैविक कृषि कचरे को डंप करने हेतु कम लैंडफिल की आवश्यकता होती है, ज़्यादा नहीं कम की आवश्यकता होती है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक मंडल को अनुवक नामक कई वर्गों में विभाजित किया गया है। राजसु और अश्वमेध यज्ञों का आयोजन प्रधानों और राजाओं द्वारा किया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका डी। तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह किया गया है। 10वें मंडल में आपका पुरुष सूक्ति है, जिसमें सभी मतलब 4 ब्राह्मण के बारे में बात की गई है कि ब्राह्मण कहाँ जन्म लिया, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सारी बातें हैं। और इसके गाता को, ऋग्वेद के जो गाता है उसे हम क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी। सही आंसर का चयन करना है। केवल एक आपका सही है, दूसरा आपका सही नहीं है, क्योंकि 1857 में ब्रिटेन में, कहाँ पे? तो ब्रिटेन में जो है कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई थी। तो इस तरह से आपका सेकंड क्यों नहीं सही है? क्योंकि ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ 1857 में शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन श्रिंकफ्लेशन को बेहतर रूप से वर्णित करता है? यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किसी देश की मुद्रा के मूल्य में होने वाली गिरावट है। यह घटती मुद्रास्फीति के कारण किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में कमी है। यह बढ़ती उत्पादन लागत और बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण किसी उत्पाद के आकार में होने वाली कमी है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां रोजगार के पर्याप्त अवसर होने के बावजूद लोग कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते, जिससे देश के सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आती है। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन सही है कि बढ़ती उत्पादन लागत या बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण जो है किसी उत्पाद के आकार में होने वाली कमी को क्या कहते हैं? श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से कौन सा दार्शनिक विषयों से संबंधित है? अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। तो ये है आपका अभिधम्म पिटक जो है दार्शनिक विषयों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक में 7 पुस्तकें हैं जिन्हें उच्च या आगे की शिक्षा कहा जाता है। यह एक दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण का व्यवस्थितीकरण है। सन्यासी की विद्वतापूर्ण गतिविधि प्रतीत होती है इसमें। तो इसकी रचना किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। और विनय पिटक की रचना जो है आपकी उपाली ने की थी। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ओलिव रिडले कछुए के बारे में विचार करना है। ये कछुए प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। ये अरिवाड़ा नामक अपने अनोखे सामूहिक घोंसले के लिए जाने जाते हैं। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ऑपरेशन ओलिविया
ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया। कौन सा आंसर सही है देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका ए। 1, 2, 4 सही है, तीसरा आपका सही नहीं है। तो तीसरा क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय नहीं सुभेद्य की श्रेणी में रखा गया है। सुभेद्य और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाले की अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। इसे अनुसूची फर्स्ट में कछुए को रखा गया है। और साइट्स के परिशिष्ट 1 में इसे रखा गया है। तो देख सकते हैं इस तरह से आपका आईयूसीएन की उसमें सुभेद्य रखा गया आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, और 1972 जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसकी अनुसूची फर्स्ट में रखा गया, और साइट्स की अनुसूची मतलब परिशिष्ट 1 में रखा गया है। और ऑपरेशन ओलिविया कब शुरू किया गया था? तो ये 1980 में शुरू किया गया था। सहायक संधि के संदर्भ में विचार करना है। सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ की गई थी। हैदराबाद का निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि संधि में शामिल हुआ था। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में और उसके बाद सहायक संधि की व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ आवर के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को किया जाता है। वर्ष 2007 में प्रथम अर्थ आवर का आयोजन सिडनी में हुआ था। सही आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका डी। 2 और 3 सही हैं, लेकिन पहला सही नहीं है। इसे वर्ष 2007 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा शुरू किया गया था, न कि यूनेप द्वारा। तो क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, WWF जिसे हम कहते हैं, उसने शुरू किया था। और इसका पहला आयोजन कहाँ हुआ था? तो सिडनी में हुआ था। ये याद रखिएगा। जैन धर्म के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के 4 सिद्धांत हैं। तो कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर है डी। चौथा आपका सही नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में 5 सिद्धांत हैं टोटल, 4 नहीं है। कौन कौन से हैं? तो ये है आपका अहिंसा। फर्स्ट है आपका अहिंसा, दूसरा है आपका सत्य, तीसरा है अस्तेय मीन्स चोरी ना करना, चौथा है अपरिग्रह संपत्ति का संचय न करना, और 5वां है आपका ब्रह्मचर्य। 5वां किसने जोड़ा था? तो ये आपके महावीर स्वामी ने जोड़ा था। बाकी के 4 कौन दिया था? तो ये आपके पार्श्वनाथ ने दिया था, जो 23वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल के संबंध में कथनों पर विचार करना है। उपोष्ण कटिबंधीय वनों में हॉर्नबिल कैनोपी वृक्षों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते हैं। भारत के भीतर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हॉर्नबिल प्रजातियों की विविधता उच्चतम है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय, ये उपोष्ण नहीं है, उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय वनों में हॉर्नबिल जो है का कैनोपी वृक्षों के साथ सहजीवी संबंध होता है। हॉर्नबिल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाले पक्षियों का एक परिवार है। भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के भीतर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हॉर्नबिल प्रजातियों की विविधता उच्चतम है। तो ये आपका दक्षिण पूर्व नहीं, उत्तर पूर्व हो गया। उत्तर और पूर्व। नागालैंड में जो है हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। आगे देखते हैं। वर्ष 1856 के एक मुक्त बंदोबस्त के संदर्भ में विचार करना है। यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी। इसका उद्देश्य ताल्लुकादारों का विस्थापन था। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं कि वर्ष 1856 में जारी पहली लगान बंदोबस्त प्रणाली एक मुक्त बंदोबस्त प्रणाली पर आधारित थी।
तालुकादारों के साथ विस्थापन का मतलब था एक पूरी सामाजिक व्यवस्था का भंग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोमा कैप्चरिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है सरीसृपों को पकड़ने में, स्तनधारियों को पकड़ने में, पक्षियों को पकड़ने में, कीटों को पकड़ने में। तो ये आपका स्तनधारियों को पकड़ने में जो है बोमा कैप्चरिंग का प्रयोग किया जाता है। बोमा कैप्चरिंग तकनीक अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें जो है फलन जैसी बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बाड़े में ले लिया जाता है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में विचार करना है। हीनयान संप्रदाय बुद्ध की मूल शिक्षा या बड़ों के सिद्धांत में विश्वास करता है। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में सत्तापानी गुफा में आयोजित की गई थी। महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। तो इसका आंसर है आपका डी। तीनों ही कथन आपके सही हैं। छोटा वाहन, जिसे हम परित्यक्त वाहन या दोषपूर्ण वाहन के रूप में भी जाना जाता है, यह बुद्ध की मूल शिक्षा या बड़ों के सिद्धांत में विश्वास करता है। अब पहली बौद्ध संगति आपके 483 ईसा पूर्व में हुई थी और पहली जो महिला थी इस संघ में प्रवेश लेने वाली, वो उनकी मासी महाप्रजापति गौतमी ही थी। कहाँ मिला था इनको? तो वैशाली में मिला था। किसके कहने पे मिला था? तो ये आनंद के कहने पे बुद्ध ने इन्हें प्रवेश दिया था। सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में विचार करना है। पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति की एक माप है। परम शिवाय IIT BHU में स्थापित पहला सुपर कंप्यूटर है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका में सुपर कंप्यूटरों की संख्या सर्वाधिक है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मशीन संयुक्त रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका बी। 1, 2, 4 आपका सही है, तीसरा आपका सही नहीं है। तो विश्व स्तर पे जो है अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटर नहीं, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किसके पास है? तो चीन के पास है। वैश्विक स्तर पर चीन के पास जो है सुपर कंप्यूटर की संख्या सर्वाधिक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो ये परम 8000 था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 17वीं शताब्दी में मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बन गए। शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। 1864 में वाइसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित कर दिया था। सही कथन का आंसर है ये है आपका बी ऑप्शन। 2 और 3 आपके सही हैं, पहला आपका नहीं सही है। 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। तो ये आपका 17वीं नहीं 18वीं सदी है, याद रखिएगा 18वीं सदी में। बाकी दोनों कथन आपके सही सुमेलित हैं। H2O पहल के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इस पहल के तहत स्कूली छात्रों द्वारा प्रस्तुत भारतीय नदियों के संरक्षण पर केंद्रित कहानियों पर आधारित एनिमेटेड फिल्मों का विमोचन किया गया है। इस पहल को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। सही आंसर का चयन करना है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन तथा अन्य भागीदारों ने अपनी पहल H2O भारत के बच्चों के लिए वाटर वाइज प्रोग्राम के तहत 3 एनिमेशन फिल्में जारी की हैं। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2021 में राष्ट्रीय गंगा मिशन और अन्य के साथ संयुक्त रूप से शुरू किया गया है ये पहल। स्तूपों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इनकी उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई, जिसे बाद में अंड कहा गया। स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों पर मिले शिलालेखों में निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया है। तो ये है आपका ऑप्शन सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं कि स्तूप, जिसे संस्कृत भाषा में हम टीला कहते हैं, स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया है। स्तूप की वेदिकाएं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें
बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कवच एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समुच्चय है, रेडियो आवृत्ति पहचान उपकरणों का समुच्चय है। तो इसका आंसर है आपका यह स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है। कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, ट्रेन की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन कोलिजन बचाव प्रणाली के तहत काम करता है। इसका विकास जो है 2012 में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उपकरणों का एक सेट है ये। आगे देखते हैं। बॉम्बे वास्तुकला के संदर्भ पर विचार करना है। नवगाथिक शैली की विशेषता केवल ऊंची छतें, नुकीले मेहराब और व्यापक अलंकरण है। विक्टोरिया टर्मिनस नवगाथिक शैली का उदाहरण है। हाइब्रिड इंडो सार्सेनिक वास्तुकला शैली वह है जिसमें 19वीं शताब्दी में विकसित भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला के तत्वों को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर है ए। 1 और 2 आपका सही है, तीसरा आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे जो 19वीं शताब्दी दिया है, यहाँ 19वीं शताब्दी नहीं, यहाँ हम कर सकते हैं 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व सम्मिलित हैं। इस शैली को हम इंडो सार्सेनिक शैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ओल चिकी निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी लिपि है? बोडो, संथाली, डोगरी, तुलु। तो इसका आंसर है आपका सी। संथाली की भाषा है ओल चिकी। प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ पर विचार करना है। गोत्र प्रणाली विवाहों में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए लिए गए थे। धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे। तो इसका आंसर है डी। न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। तो ये सगोत्र नहीं, दूसरे गोत्र में विवाह करने की प्रणाली थी उस टाइम पे। और धर्मशास्त्र में हालांकि समाज के कुछ वर्ग जो हैं ब्राह्मणवादी मानदंडों के खिलाफ थे, लेकिन इन नियमों की उपेक्षा थी। तो ये है आपका बाध्यकारी नियम नहीं थे। कुछ जो लोग थे वो लोग इसकी उपेक्षा भी करते थे। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट के संबंध में विचार करना है। IPP को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा लॉन्च किया गया। भारत प्लास्टिक समझौता करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। तो इसका आंसर है ए। 1 नहीं सही है, लेकिन आपका दूसरा सही है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट एक महत्वाकांक्षी सहयोगी पहल है जो व्यवसायों, सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को अपनी मूल्य श्रृंखला में प्लास्टिक को कम करने, पुनः उपयोग करने और पुनर्चक्रण करने के लिए एक साथ ला रहा है। तो ये वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जारी नहीं किया गया है। ये सरकारी और गैर सरकारी प्लस व्यवसायों को मिला के ये पहल शुरू की गई है। भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बारदोली में किसान आंदोलन, ये हुआ था आपका 1928 को। कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा, तो कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा कब दिया था? ये दिया था 1939 में। गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931 को होता है। 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है ये भी आपका 1931 में ही होता है, लेकिन गांधी इरविन समझौता के बाद होता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले आपका 1 आएगा 1928, फिर 3 आएगा 1931, फिर 4 आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और सबसे लास्ट में आएगा आपका कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा। क्वेश्चन नंबर है 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में किया गया था। गांधी जी 1893 में दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा करने हेतु डरबन नटाल पहुंचे थे। टॉलस्टॉय फार्म को सत्याग्रह का जन्मस्थान माना जाता है, लेकिन फिनिक्स फार्म में सत्याग्रह को संघर्ष के हथियार के रूप में ढाला गया था। तो इसका आंसर है आपका बी। 1 और 2 तो सही है, लेकिन तीसरा आपका सही नहीं है। फिनिक्स फार्म को सत्याग्रह का जन्मस्थान माना जाता है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी दूसरे शिविर
टॉलस्टॉय फॉर्म में सत्याग्रह को संघर्ष के हथियार के रूप में ढाला गया था। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। तो इसको जस्ट अपोजिट कर देने पे ये सही, यहाँ पे जो फिनिक्स फॉर्म लिखा है यहाँ पे आप टॉलस्टॉय कर दीजिए, टॉलस्टॉय, और जहाँ पे टॉलस्टॉय लिखा है वहाँ पे फिनिक्स फॉर्म कर दीजिए, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। मध्य एशिया से आए शकों को मलेच्छ कहा जाता था। संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों में व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का उपयोग किया गया है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं कि शक जो मध्य एशिया से आए थे, भारत आए थे, ब्राह्मण उन्हें मलेच्छ, बर्बर तथा अन्य देशी मानते थे। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है देखते हैं। कथन नेत्रा नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस परियोजना के बारे में। सूर्य का अध्ययन करने वाला यह भारत का पहला मिशन है। यह 1 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं को चिन्हित कर सकता है, पता लगा सकता है और सूचीबद्ध कर सकता है। यह एक सतत भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखता है। यह अंतरिक्ष में एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है। तो इसका आंसर है डी। डी ऑप्शन आपका सही है। नेत्रा क्या है? तो नेत्रा परियोजना भारतीय उपग्रहों के लिए मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने हेतु एक अंतरिक्ष में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की क्षमता प्रदान की जाती है इसमें। आगे देखते हैं। राजनीतिक या समझौता स्थापना वर्ष। लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता आपका हुआ था 1916 में, न कि 15 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही है। 2 और 3 तो सही है, लेकिन जो पहला है वो सही नहीं, क्योंकि दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था यह समझौता। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा मेडागास्कर द्वीप के सबसे निकट है? देखते हैं। रियूनियन समूह, डिएगो गार्सिया, मॉरिशस, कोमोरोस। तो ये है आपका डी। कोमोरोस जो है, कोमोरोस और मेडागास्कर के बीच की दूरी जो है 782 किलोमीटर है। रियूनियन और मेडागास्कर की दूरी है 980, और डिएगो गार्सिया और मेडागास्कर के बीच दूरी है जो 3039। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दूर कौन है आपका, सबसे ज़्यादा पास कौन है? तो कोमोरोस है आपका। और दूर कौन है? तो दूर पड़ेगा आपका मॉरिशस, उससे भी दूर है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में से किन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? कुरु, चेदी, अवंती, मल्ल, सूरसेन, काशी। तो इसका आंसर है आपका डी। 6 का उल्लेख जो है मिलता है उसमें आपके बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपद महान राष्ट्रों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इन 16 को आप लोग याद कर लीजिए, इनकी राजधानी भी याद कर लीजिए। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम सतनार द्वारा रचित है। पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित देवताओं के बारे में ही वर्णन है। सही आंसर का चयन करना है। तो दोनों ही आपके गलत हैं, क्योंकि तमिल महाकाव्य की रचना शिल्पाधिकारम की रचना किसने की है? तो इलांगो आदिगल ने, इलांगो आदिगल ने की है। तो पुराणों में आपके सृष्टि की रचना, सृष्टि की प्रक्रिया प्लस देवी देवताओं और राजाओं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के अंतर्गत कोई मिसाइल या आयुध कम से कम 5 मैक की गति से उड़ान भरने के साथ गैर गतिशील होते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ठोस ईंधन चालित उच्च गति वाले इंजन द्वारा संचालित होता है, जो इसके लक्ष्य तक पहुंचने के बाद गति प्रदान करता है। तो इसका आंसर है आपका डी। ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के अंतर्गत कोई मिसाइल या आयुध कम से कम 5 मैक
5 मैक की गति अर्थात ध्वनि की गति से 5 गुना की गति से उड़ान भरते हैं। तो ये ध्वनि की गति से उड़ान भरते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद हाइड्रोजन या तरल ईंधन चालित वायवीय उच्च गति इंजन या स्क्रैमजेट द्वारा संचालित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम काल के संबंध में विचार करना है। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है। इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था, अनुमति थी। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं कि तोल्काप्पियम को तमिल साहित्य की कृति में सबसे पुराना माना जाता है। आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेख के संदर्भ में भाषा और लिपि उत्कीर्ण किए गए हैं। देखते हैं कौन सी लिपि भाषा। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, संस्कृत, अरामाइक, ब्राह्मी, ग्रीक। तो इसका आंसर है आपका सी। केवल 4 जो है, तो यहाँ पे 4 का मतलब है आपका प्राकृतिक लिया गया है, ब्राह्मी लिया गया है, अरामाइक और ग्रीक। ये चारों भाषा सम्मिलित थी, लेकिन संस्कृत जो है अशोक के काल में स्थापित नहीं थी, या यूँ कहे उस टाइम प्रचलन में नहीं थी। यही चारों भाषा अशोक के काल में प्रचलित थी। तो ये 4 का मतलब है आपका 1, 2, 3, 4 लिया गया है, ना संस्कृत को नहीं लिया गया है। बामियान बुद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मेष अयनाक नाम का पुरातात्विक स्थल लैपिस लाजुली से समृद्ध है। बामियान से संबंधित बुद्ध की सभी प्रतिमाओं की मुद्रा समान है। यह मूर्तियां गुप्त, ससैनियन और हेलेनिस्टिक कलात्मक शैलियों के संगम की प्रमुख उदाहरण थी। तो इसका आंसर है इसका आंसर है बी। केवल तीसरा आपका सही है। बामियान बुद्ध के पुरातात्विक स्थल मेसनायाक में अफगानिस्तान का सबसे बड़ा तांबे का भंडार था। तो अफगानिस्तान में किसका भंडार था। तांबे का भंडार था। रोमन ड्रेपरियों में और 2 अलग अलग मुद्राओं के साथ यह मूर्तियां गुप्त, ससैनियन एवं हेलेनिस्टिक कलात्मक शैलियों के संगम के उदाहरण थीं। लिथोग्राफ और मुद्रित खंड पांडुलिपियों के उदाहरण आहा सिक्के और आमतौर पर गोलाकार होते थे। आहा सिक्के जो होते थे आमतौर पर गोलाकार होते थे। तो इसका आंसर है डी। न तो 1 सही है, न ही 2 सही है। पांडुलिपि जो थे आपके कागज, छाल, कपड़ा, धातु, ताड़ के पत्ते या ऐसी किसी अन्य सामग्री से बने होते थे, जो कम से कम 75 साल पुरानी एक हस्तलिखित रचना होती थी। लिथोग्राफ और मुद्रित पुस्तकें जो है पांडुलिपियां नहीं होते थे। सूफियों के संदर्भ में विचार करना है। सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया था। इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए। 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ही बस गए। सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों या धर्मशालाओं में किया था। तो इसका आंसर है आपका बी। 2 और 4 तो आपके सही हैं, लेकिन 1 और 3 सही नहीं है। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को अस्वीकार कर दिया था। यहाँ पे दिया है स्वीकार नहीं किया था, तो अस्वीकार कर दिया था। तो सूफियों ने जो है 11वीं सदी में, 12वीं नहीं 11वीं सदी में के मध्य एशिया से आने वाले ये सूफी थे। 1921 का मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के नाम से भी वर्णित किया जाता है। मोपला मुख्य रूप से दक्षिण केरल में रहते थे। तो इसका आंसर है आपका ए। केवल 1 सही है। 1921 का मालाबार विद्रोह, जिसे मोपला मुस्लिम दंगों के रूप में भी जानते हैं, ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम किसानों का यह विद्रोह था। इसे किसान विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया है, न कि धार्मिक किसान विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया है। जो उत्तरी केरल के मालाबार तट में रहते थे, दक्षिणी केरल नहीं, उत्तरी केरल में ये लोग रहते थे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी। सही आंसर का चयन करना है, गलत आंसर बताना है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर है केवल एक आपका सही नहीं है, क्योंकि ये तुर्की भाषा नहीं फारसी भाषा थी। मुगलों की जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी भाषा थी। उत्तरी काले चमकदार पात्र के संदर्भ में विचार करना है। उत्तरी काले चमकदार कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र होते थे। एनबीपीडब्ल्यू चरण प्रथम शहरीकरण से संबंधित है। एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप में लौह प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के काल से संबंधित है। तो इसका आंसर है आपका सी। 1 और 3 तो सही है, दूसरा ये सही नहीं है, क्योंकि ये द्वितीय शहरीकरण से संबंधित थी, न कि प्रथम शहरीकरण। द्वितीय शहरीकरण से संबंधित थी एनबीपीडब्ल्यू जो है कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र होते थे, जिसे हम मृदभांड कहते हैं। यही है ये एनबीपीडब्ल्यू। थेय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला है रूप है। तो ये है उत्तरी केरल का। थेय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला है। तो कहाँ का है? उत्तरी केरल का। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के वेतन को इक्ता के बजाय नकद में दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान-ए-कोही नामक एक नया विभाग स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के के स्थान पर चांदी का सिक्का चलाया था। तो कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है आपका डी। 1, 2, 3 तो सही है, चौथा आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है चौथा? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के टंका के स्थान पर तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्के के स्थान पर किसको चलाया था? तांबा का सिक्का चलाया था। तांबे के सिक्कल को जीतल कहा जाता था। इसके मूल्य को टंका के बराबर स्वीकार किया गया था। पुस्तकें और लेखक है, देखते हैं। किताबुल हिंद किसने लिखी है? तो ये जो है आपका अलबरूनी ने लिखी है। बरूनी ने लिखी है। इब्न बतूता ने रेहला लिखी है। ऐसे यहाँ पे मिला सकते हैं। अकबरनामा किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने लिखी है। और बादशाहनामा जो है आपके अब्दुल अहमद लाहौरी ने लिखी है। तो कितने सही सुमेलित हैं? तो ये आपके 2 ही सही सुमेलित हैं, केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। तो इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं। पाल धाधव वाव नरसंहार 1922 निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये है आपका सी, गुजरात में हुआ था। पाल दधवाव हत्याकांड जो है 7 मार्च 1922 को गुजरात के साबरकांठा जिले के पाल चितरिया और धधगांव में हुआ था। ये किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते थे। 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित है। सही कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका डी। ना तो 1 सही है, ना ही 2 सही है। मनसब रखने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था, जिसका अर्थ था एक पद या रैंक। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर आधारित था। तो पद और वेतन का निर्धारण किससे की जाती थी? जात की संख्या पर निर्भर की जाती थी। अबुल फजल ने अकबरनामा अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 भागों में लिखा था, न कि 5 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी के संदर्भ में, हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। महानवमी त्योहार हम्पी में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम ने करवाया था। तो इस कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर है आपका बी, केवल 3rd आपका
सही नहीं है। हम्पी नगर जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटियों में स्थित है। 1936 में विजयनगर साम्राज्य द्वारा इसका स्थापना की गई थी और इस मंदिर का निर्माण जो है आपका 15वीं सदी में राजा देवराय द्वितीय द्वारा करवाया गया था, ना कि प्रथम के द्वारा। तो क्या नाम है? देवराय द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक प्रकार की वायरलेस ट्रैकिंग प्रणाली है जिसमें टैग और रीडर शामिल होते हैं। सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक को रीडर द्वारा संचरित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करके सक्रिय किया जाता है। निष्क्रिय टैग की तुलना में सक्रिय टैग की रीड रेंज लगभग 300 फीट अधिक होती है। तो इसका आंसर है आपका सी। 1 और 3 तो सही है, लेकिन आपका दूसरा सही नहीं है। देखते हैं। सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक द्वारा अपने स्वयं के शक्ति स्रोत जैसे बैटरी का उपयोग किया जाता है। सक्रिय टैग बीकन की तरह प्रत्येक कुछ सेकंड में जानकारी भेज सकता है और रीडर की निकटता में होने से यह सक्रिय हो जाते हैं। दूसरी ओर निष्क्रिय जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करके रीडर के माध्यम से सक्रिय किया जाता है। मुगल दरबार के संदर्भ में बात करनी है। कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। इसका आंसर सिर्फ बी है। केवल दूसरा कथन आपका सही है, पहला नहीं सही था। कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी, यहाँ पे बाएं हाथ दिया है जबकि दाएं हाथ, कौन सा हाथ? तो दायां हाथ, दाएं हाथ की तल हत्थी को ललाट पर रख के, कहाँ पे? छाती पे नहीं, ललाट पे रख के, यानी माथे पे रख के, ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। तो यह अभिवादन का तरीका था एक। सिर्ज एक मुद्रित सूती वस्त्र है। बंडाना गर्दन या सिर के लिए किसी भी चमकीले रंग वाले तथा मुद्रित स्कार्फ को संदर्भित करता है। वर्ष 1854 में भारत में पहली कपास मिल बम्बई में कताई मिल के रूप में स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर है डी। तीनों ही कथन आपके सही हैं। नया खोजा गया जीवाश्म में सिलिसिपडी मोपाडी बाइडेनी संबंधित है। किससे संबंधित है? तो देखते हैं। इसका आंसर है आपका डी, मोलस्का से संबंधित है। सिलिप्सी मोपोडी बाइडेनी को असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित वैम्पारोपाड वर्ग के जीव जो होते हैं मोलस्का में वर्णित किए जाते हैं। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे। संविधान सभा की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषयों को संवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो इसका आंसर है ए। केवल 1 और 2 सही हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, जैसे शिक्षा, वन, बाट और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा, न्याय और न्याय का प्रशासन। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि राज्य सूची से स्थानांतरित किस में किया गया था? संवर्ती में किया गया था। मुगलों की महान उपाधियों के संदर्भ में विचार करना है। राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह इन्हें ग्रहण करते थे। योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राज्यतंत्र का एक स्वतंत्र पक्ष था। तो इसका आंसर है डी, यानी यहाँ पे तीसरा पहले देखते हैं। राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता है। ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ग्रे वाटर को अपशिष्ट जल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कारखानों की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। सुजलम 2.0 अभियान पंचायत घर और स्वास्थ्य सुविधाओं में संस्थागत स्तर के ग्रे वाटर प्रबंधन परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। सतत विकास लक्ष्य सेवन का उद्देश्य सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। सही आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका बी,
केवल दूसरा ही आपका सही है। ग्रे वाटर को घरेलू प्रक्रियाओं से उत्पन्न अपशिष्ट जल के रूप में परिभाषित किया जाएगा। तो ये घरेलू कारखाना नहीं, घरेलू यहाँ पे कर लीजिए, इसलिए आपका पहला नहीं सही है। और दूसरा जो है सतत विकास लक्ष्य 6, 7 नहीं 6 को, जो लक्ष्य नंबर 6 है उसको ध्यान में रख के सुरक्षित और स्वच्छ जल की बात की जा रही है। वर्ष 1950 में योजना आयोग अधिनियम के तहत स्थापित योजना आयोग एक वैधानिक निकाय था। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों के विकास पर केंद्रित थी। तो दूसरा आपका सही है, लेकिन पहला नहीं सही है। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1956 में, जो किससे संबंधित थी? तो ये आपके भारी उद्योगों से संबंधित थी। चिश्ती परंपरा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी विश्व में प्रचलित है। चिश्ती धन और सम्मान के रूप में दान स्वीकार करते थे। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल के संदर्भ में विचार करना है। इसे व्यापार और सैन्य नीति में निरंतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। कजाकिस्तान CIS का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है, दूसरा आपका सही नहीं है। कजाकिस्तान जो है इसका सदस्य है। राजा राममोहन राय के बारे में संबंध में विचार करना है। ये पश्चिमी आधुनिक विचारों से प्रभावित थे। इनकी पहली प्रकाशित कृति जीवन चरित्र है। इन्होंने महिलाओं की मुक्ति की दिशा में कार्य किया। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक आंदोलन था। सही आंसर का चयन करना है, तो केवल इसमें 1, 3, 4 सही है, दूसरा जो है सही नहीं है। 1803 में प्रकाशित राजा राममोहन राय की पहली कृति थी तुहफत उल महाविद्दीन, जो एक ईश्वरवाद का उपहार के रूप में वर्णित की गई है। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में विचार करना है। घोड़ों के व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को कुदिराई चट्टी के नाम से जाना जाता था। साम्राज्य मुख्य रूप से मसालों, कीमती पत्थरों और वस्त्रों के बाजार के लिए जाना जाता था। सालू वंश इस साम्राज्य का पहला वंश था। तो इसका आंसर है आपका सी, केवल 1 और 2 सही है। तो संगम वंश जो था वो इस साम्राज्य का पहला वंश था, संगम। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में कथन पर विचार करना है। इसे अनुच्छेद 338A में संशोधन कर स्थापित किया गया। इसके सदस्य 2 से अधिक कार्यकाल हेतु नियुक्त के पात्र नहीं होते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है आपका बी। 2 और 3 आपका सही है, पहला नहीं सही है, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में संशोधन करके 89वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 में, तब इसकी स्थापना की गई थी। आर्टिकल 338A के तहत स्थापना की गई है अनुसूचित जनजाति की। मध्य भारत में सत्यनामी आंदोलन की शुरुआत घासी रामदास द्वारा की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं, याद रखिएगा। अकबर के काल में भूमि वर्गीकरण के संदर्भ में विचार करना है। पोलज ऐसी भूमि थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी, उसे कभी भी परती नहीं रहने दिया जाता था। परौती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी। चच्चर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता था। जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी उसे बंजर भूमि कहा जाता था। तो इसके आंसर है डी। चारों ही कथन आपके सही हैं, चारों के बारे में याद रखिएगा। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया था इस तरह से। समुद्री हीट वेव्स समुद्र में अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति है। समुद्री हीट वेव्स समुद्री जीवन को खतरे में डालकर पारिस्थितिकी तंत्र संरचना को प्रभावित करती हैं। पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री हीट वेव्स में सर्वाधिक वृद्धि का अनुभव किया गया है। तो इसका आंसर है आपका बी। 1 और 2 आपका सही है, तीसरा जो है सही नहीं है।
क्योंकि पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में प्रति दशक जो है आपका 1.5 घटनाओं की दर से मरीन हीटवेव में सबसे बड़ी वृद्धि का अनुभव किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पूर्वी दिया है जबकि होगा क्या, पश्चिमी। संगठन और संस्थापक है, देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1887 में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। और अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना जो है आपके सैयद अहमद खान ने की थी। इस तरह से आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही कथन आपके सही हैं। मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में इसकी शुरुआत जो है अकबर द्वारा की गई थी। यह प्रणाली वंशानुगत थी। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। सही की बात कर रहा तो केवल एक ही आपका सही है। दूसरा क्यों नहीं सही कि मनसबदारी प्रणाली जो थी वंशानुगत नहीं थी। भारत सरकार ने बौद्धों को भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया है। अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ने आर्टिकल 350 ख को अंतर स्थापित किया, जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है। सीखो और कमाओ अल्पसंख्यकों के लिए नियोजन आधारित कौशल विकास योजना है। तो इसका आंसर है आपका बी। 2, 3, 4 आपका सही है, पहला जो है सही नहीं है। भारत सरकार ने भारत में 6 धर्म कौन कौन से हैं? मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गए और सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को जो है धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया है। यहाँ पर दिया नहीं किया तो लेकिन किया है। पाइका विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पाइका मूलतः ओडिशा के गजपति शासकों के किसान मिलिशिया था। पाइकाओं को केवल राजाओं और जमींदारों का समर्थन प्राप्त था। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। पाइका अनिवार्य रूप से उड़ीसा के गजपति शासकों के किसान मिलिशिया थे। और जो दूसरा है आपका, पाइकों को राजाओं, जमींदारों, ग्राम प्रधानों और साधारण किसानों का समर्थन प्राप्त था। तो ये सिर्फ राजाओं और जमींदारों का ही नहीं, किसानों का भी समर्थन इन्हें प्राप्त था। निम्नलिखित कौन सी कृति सूफी संतों की बातचीत से संबंधित है? तो ये है आपकी मलफूजत जो है सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कौन सी है? कश्फ उल महजूब, जिसे हम क्या कह रहे हैं? मलफूजत। कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही नहीं है, बाकी सभी विदेशियों से संबंधित हैं। महालवारी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी द्वारा स्थापित की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों द्वारा भू राजस्व का भुगतान सीधे राज्य को किया जाता था। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। महानवमी डिब्बा के संबंध में विचार करना है। सभा मंडप का एक ऊंचा मंच है जिसे पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्णन से पटा पड़ा है। इसका आंसर है आपका सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। महानवमी जो है, सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें आसपास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। अगला देखते हैं। पीएम दक्ष योजना के संदर्भ में विचार करना है। यह योजना कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसे गैर अधिसूचित जनजातियां इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर है आपका सी। कौन सा सही नहीं है? इसका मतलब है आपका दोनों ही जो है सही नहीं है। पीएम दक्ष योजना जो है प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह सामाजिक और अधिकारिता न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पे कौन सा मंत्रालय है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। इसमें जो है
इसमें जो है अनुसूचित जाति, ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, गैर अनुसूचित जनजाति, कचरा बीनने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, ट्रांसजेंडर, अन्य सभी भी शामिल हैं। डिजिटल मुद्रा और देश, ई रूपी किसका है? तो ये रूपी जो है आपका कौन सा सही सुमेलित है, देखते हैं। ई रूपी जो डिजिटल मुद्रा है वो भारत का है। सेंड डॉलर बहामास का वो मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा। जिम डैक्स जो है जमैका का डिजिटल मुद्रा है, न कि जापान का। तो इस तरह से आपका 1 और 2 सही है, लेकिन आपका केवल 2 पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसमें ले रहा है। बी ऑप्शन सही है। तो अधिनियम और बंदरगाह बटाईदार थे जो जोतदारों के अधीन काम करते थे। भूतपूर्व पूर्वी बंगाल में जोतदार सर्वाधिक शक्तिशाली थे। सही आंसर का चयन करना है, तो इसका केवल एक जो है सही आंसर है, दूसरा जो है नहीं सही। उत्तरी बंगाल में, ये पूर्वी बंगाल नहीं, उत्तरी बंगाल, उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। निजी सदस्य के विधेयक के संदर्भ में विचार करना है। कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है उसे निजी सदस्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। 1970 के बाद से संसद द्वारा कोई निजी सदस्य विधेयक नहीं पारित किया गया है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं कि संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं हुए हैं को निजी सदस्य कहा जाता है। कथनों पर विचार करना। ग्राम न्यायालय अधिनियम में जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ग्राम न्यायालयों को सभी आपराधिक दीवानी मुकदमों, दावों या विवादों की सुनवाई करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका आंसर है आपका डी। न तो 1 सही है, न ही 2 सही है। यह अधिनियम नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। ग्राम न्यायालय अधिनियम यह कब से प्रभावी हुआ था? यह अधिनियम तो 2 अक्टूबर 2009 से लागू हो गया था। बना कब था? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया था। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं। शैल चित्रों के संदर्भ में भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज पुरातात्विक आर्कीबोल्ड कार्लाइल द्वारा की गई थी। ऊपरी पूरा पाषाण युग के चित्र रेखाओं से बनाए गए हैं। ताम पाषाण युग में हरे और पीले रंग का उपयोग के साथ चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। शिकार के दृश्यों, जानवरों के समूहों और नृत्य करती हुई मानव आकृतियां शैलोत्कीर्ण हैं। जम्मू कश्मीर की शैलचित्र कला के मुख्य विषय हैं। इसका आंसर है ए। 1 और 2 4 सही है, लेकिन तीसरा आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है तीसरा, बताते हैं। ताम पाषाण कालीन जो चित्र है वो ताम पाषाण युग में हरे और पीले, किस रंग से? हरे और पीले रंग का उपयोग करते हुए चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के संबंध में कथनों पर विचार करना है। एक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी है और एक वैश्विक संगठन जो शरणार्थी का जीवन बचाने के प्रति समर्पित है। UNHCR द्वारा द्विवार्षिक आधार पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की गई। प्रत्येक 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है आपका सी। 1 और 3 जो है आपका सही आंसर है। दूसरा क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो है ये आपका ये द्विवार्षिक नहीं, वार्षिक आधार पे मनाया जाता है, पर ईयर मनाया जाता है, इसका मतलब है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संरक्षणवाद नीतियों को संदर्भित करता है जो घरेलू उद्योग की सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंध करता है। संरक्षणवादी नीतियां आयात को प्रतिबंधित कर घरेलू बाजार में कीमतों को बढ़ा सकती हैं। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। हड़प्पा के संदर्भ में देखना है। हड़प्पा संस्कृति अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए विख्यात थी। अफगानिस्तान के सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु पंजाब या सिंध में नहीं। धातु मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता था तथा व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थे। तो इसका आंसर है आपका डी। तीनों ही कथन आपके सही हैं।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के संदर्भ में बात करनी हम। यह एक अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकवाद की सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करते हैं। FATF की ब्लैक लिस्ट को बढ़ी हुई निगरानी सूची के रूप में जाना जाता है। सीरिया और तुर्की FATF ब्लैक लिस्ट में शामिल है। तो इसका आंसर है आपका कौन सा सही नहीं है, 2 और 3 आपके सही नहीं है। तो FATF जो है 2010 में भारत इसका सदस्य बना था। और आपके कौन कौन देश शामिल हैं जो ब्लैक लिस्ट में है, तो वह हैं आपके पाकिस्तान, सीरिया, तुर्की, म्यांमार, फिलीपींस, दक्षिण सूडान, युगांडा, यमन, ये सभी जो है आपके ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। और ब्लैक लिस्ट जो ये आपकी बढ़ी हुई निगरानी सूची है, इसे हम ग्रे लिस्ट कहते हैं। ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट किसे कहते हैं, तो ब्लैक लिस्ट हम कहते हैं रणनीतिक कमियों वाले क्षेत्राधिकार को। चालू खाता घाटा के बारे में सही कथनों पर विचार करना है। चालू खाता देश के भीतर और बाहर वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के प्रवाह को मापता है। भारत में आयात को बढ़ावा देकर चालू खाता घाटा को कम किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका ए। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा नहीं सही है, क्योंकि दूसरा जो है आयात को बढ़ावा देकर नहीं, निर्यात को बढ़ावा देकर चालू खाता घाटा को कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सल्क उपकरण या पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े मध्य पुरापाषाण काल के दौरान के मुख्य उपकरण थे। मध्य पाषाण काल के दौरान उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ आकार में 1 सेंटीमीटर से कम थे। तो इसका देखते हैं हम। तीसरा भी ऑप्शन देख लें। नवपाषाण काल के औजारों में चिकनी सतह वाले मूल औजार शामिल थे। इसका आंसर है ए। केवल 1 और 3 सही हैं, दूसरा आपका सही नहीं है। तो मध्य पाषाण युग में प्रयुक्त किए जाने वाले पत्थर जो थे वो सूक्ष्म औजार के आकार के बहुत छोटे पत्थर होते थे। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक के संबंध में विचार करना है। वर्ष 1997 में नेपाल और भूटान बिम्स्टेक के सदस्य बने थे। भारत बिम्स्टेक के तहत सुरक्षा क्षेत्र में अग्रणी देश है। बिम्स्टेक उप समूह की 12वीं बैठक वस्तुतः म्यांमार में आयोजित की गई। तो इसका आंसर है सी। केवल दूसरा आपका सही है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन है। तो पहला क्यों नहीं सही है, पहले जो है 2004 में नेपाल और भूटान को बिम्स्टेक का सदस्य बनाया गया और ये 12वीं बैठक जो हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। बैंकॉक थाईलैंड में। संयुक्त जनसंख्या कोष UNFPA के संबंध में कथनों पर विचार करना है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष विश्व में जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण का सबसे बड़ा बहुपक्षीय स्रोत है। UNFPA के नेतृत्व वाला वैश्विक अभियान प्रसूति नाल वर्ण को रोकने के लिए कार्य करता है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। प्रतिहार राजाओं के संदर्भ पर विचार करना है। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार राजवंश के पहले महत्वपूर्ण राजा थे। नागभट्ट द्वितीय ने भांडी या भट्टी वंश को हराया। महिपाल प्रथम ने राजगद्दी को प्राप्त तो कर लिया लेकिन वो राष्ट्रकूटों से हार गए। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। दूसरा आपका सही नहीं, वत्स राज्य या भांडी या भट्टी कबीले को हराने में सक्षम हुआ था। कथनों पर विचार। समर्थ पहल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। स्टेप योजना उद्देश्य क्या है, 16 वर्ष और उससे ऊपर वाले आयु वाली महिलाओं को लाभ पहुंचाना। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान योजना अंतरिक्ष विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही दक्षिणी महासागर वैश्विक कार्बन पृथक्करण और चक्रण में प्रमुख भूमिका निभाता है तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न को व्यापक स्तर पर प्रभावित करता है। तो इसका आंसर है बी। केवल दूसरा आपका सही है। तो ये है ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित। तो अंतरिक्ष विभाग नहीं है, ये आपका कौन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ
हैदराबाद राज्य के संस्थापक बुरहान उल मुल्क ने जागीरों का आकार छोटा कर दिया और रिक्त पदों पर अपने वफादार सेवकों को नियुक्त कर दिया। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन की स्थिति के संदर्भ में विचार करना है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा विश्व व्यापार संगठन के टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते द्वारा नियंत्रित होता है। भारत ने WTO के सभी सदस्यों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है, दूसरा नहीं सही है। सभी सदस्यों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत ने पाकिस्तान को छोड़कर विश्व के सभी देशों को जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है। तो पाकिस्तान को छोड़ के आर्टेमिस मिशन के संदर्भ में विचार करना। आर्टेमिस प्रथम यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। इसका लक्ष्य 2030 तक मनुष्यों को चांद पर ले जाना है। तो इसका आंसर है डी, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। नासा के ये किसका मिशन है? तो नासा का मिशन है आर्टेमिस। तो आर्टेमिस के द्वारा जो है नासा वर्ष 2024 तक पहली महिला और पहले श्वेत व्यक्ति को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। तो ये 2030 नहीं 2024 है। सिखों के संदर्भ में बात करनी है। 18वीं सदी में कई सक्षम नेताओं के तहत सिखों ने स्वयं को जत्था नामक कई समूहों में संगठित किया। वर्ष 1765 में खालसा ने अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। सही आंसर का चयन करना है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। बास्पोरस जल संधि कहाँ है? तो ये है आपका उत्तर पश्चिमी तुर्की में है। बास्पोरस जल संधि उत्तर पश्चिमी तुर्की में स्थित एक प्राकृतिक जल संधि है। साइड चैनल अटैक के संबंध में विचार करना है। यह एक ऐसा सुरक्षा प्रक्रम है जिसका उद्देश्य किसी सिस्टम से जानकारी एकत्र करना या प्रोग्राम के निष्पादन को प्रभावित करना। इसको साइड बार अटैक भी कहा जाता है। तो इसके आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। मराठों के बारे में विचार करना। अत्यधिक गतिशील किसान, चरवाहों या कुनबी के समूहों ने मराठा सेना को आधार प्रदान किया। सामान्य सैनिकों को नगद भुगतान किया जाता था, लेकिन प्रमुख और सैन्य कमांडर को जागीर अनुदान के माध्यम से भुगतान किया था। 10% की अतिरिक्त वसूली, जबकि सरदेशमुखी भू राजस्व का 25% थी। तो इसका आंसर है आपका 3 सी है। 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि चौथ जो है जमींदारों द्वारा दावा किए गए भू राजस्व का 25% होता था। सरदेशमुखी दक्कन में भू राजस्व संग्रहकर्ता को भुगतान किए गए भू राजस्व का 10% था। फिनलैंडाइजेशन के संबंध में बात करनी है। यह मॉस्को और पश्चिम के बीच सख्त तटस्थता की नीति को संदर्भित करता है, जिसका फिनलैंड ने शीत युद्ध के दशकों के दौरान पालन किया था। तटस्थता का सिद्धांत केवल मैत्री और पारस्परिक सहायता के समझौतों में निहित है। तो इसका आंसर है केवल एक सही है, दूसरा नहीं। तटस्थता का सिद्धांत मित्रता, सहयोग, पारस्परिक सहायता के समझौतों में निहित है। प्रवाल विरंजन के संबंध में। प्रवाल विरंजन तब होता है जब मूंगे अपने जीवंत रंग खो देते हैं और पीले हो जाते हैं। प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है। तो इसका आंसर है बी, दूसरा सही है। प्रवाल विरंजन की घटना में मूंगे अपना वास्तविक रंग खो देते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं, पीले नहीं सफ़ेद हो जाते हैं। नैनार और अलवार के संबंध में विचार करना। नैनार और अलवार का उदय 6वीं से 7वीं शताब्दी में हुआ। अलवार और नैनार की धार्मिक आत्मकथाओं की रचना 10वीं और 12वीं सदी के मध्य की गई। तो इसका आंसर है कौन सा सही नहीं है? तो पहला आपका सही नहीं है, क्योंकि अलवार और नैनार 7वीं से 9वीं शताब्दी, कब से? 7वीं से 9वीं तक थे। पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के संबंध में विचार करना है। पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय रूप से आनुवंशिक इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता है। पुनः संयोजक डीएनए को प्राप्तकर्ता होस्ट सेल में प्रविष्ट किया जाता है। नए टीके और फार्मास्यूटिकल्स विकसित करके स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा सही है? तो इसका आंसर है डी, तीनों ही कथन आपके सही हैं।
तीनों ही कथन आपके सही हैं। शंकराचार्य ने अपने आसपास की दुनिया को एक भ्रम माना। शंकराचार्य ने अपने आसपास की दुनिया को एक भ्रम माना। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विकसित बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। जैसे जैसे एक उभरती बाजार अर्थव्यवस्था विकसित होती है, यह आमतौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हो जाती है। ये अधिक परिपक्व बाजारों की तुलना में तेजी से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की अपनी प्रवृत्ति के कारण अच्छा निवेश कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी, तीनों ही कथन आपके सही हैं। डी पोषण मिशन के बारे में देखना है। डी पोषण मिशन भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। मत्स्य 6000 भारत का पहला मानव युक्त महासागरीय मिशन है। समुद्रयान एक मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन है। तो इसका आंसर है आपका बी, केवल एक सही है, दूसरा आपका सही नहीं है। यह भारत का, सेकंड को देखते हैं, यह भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। मानव युक्त महासागर मिशन है। तो यहाँ पे बस ये मत्स्य 6000 हटा के यहाँ पे कर दीजिए समुद्रयान के तहत जो है भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। यहाँ समुद्रयान हटा के मत्स्य 6000 कर दीजिए, तो यह मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन है। तो इस तरह से दोनों को एक्सचेंज करने पे आंसर आपका सही हो जाएगा। ये हमारे हो गए पूरे 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग।